3, 2, 1. Going to discuss two more techniques given by F.W. Taylor. अपन ने अभी देखी फंक्शनल फोरमैनशिप, अब अपन देखेंगे यहाँ पे उनके द्वारा दी गई दो और टेक्निक्स। उनमें से सबसे पहले कौन सी है? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे कहा कि अपने वर्क में एक स्टैंडर्ड मेंटेन करो, स्टैंडर्डाइजेशन लाओ, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन लाओ। कैसे? साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलवेज एम्फसाइज ऑन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, एक स्टैंडर्ड बना के रखना। स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि एक कहीं ना कहीं क्वालिटी आउटपुट, ना केवल क्वालिटी आउटपुट बल्कि साइज, वेट, मेजर, इन सब को लेके भी हमें स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल शू का स्टैंडर्ड साइज 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसा रहता है। अगर अपन इसी के साइज बोलेंगे कि 6.025, 6.75, तो ये स्टैंडर्ड साइज नहीं है ना। थोड़ा समझना, स्टैंडर्ड एक तो क्वालिटी हो गया और एक साइज मेजर भी होता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलवेज एम्फसाइज on maintaining standard relating to every step of business operation. Standardization of output is possible if standard, मतलब अगर तुम्हें क्वालिटी का आउटपुट चाहिए, अगर एक तुम्हें अच्छा आउटपुट चाहिए है, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड इज मेंटेन्ड राइट फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट, मशीन्स। तो अगर तुम्हें आउटपुट अच्छा चाहिए तो तुम्हें टूल्स, रॉ मटेरियल, मशीन्स, ये सब भी एक स्टैंडर्ड एक अच्छा लाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि खराब रॉ मटेरियल से अगर तुम चाहो खराब इनपुट से अच्छा इनपुट बन जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो अपन को अगर स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, क्वालिटी आउटपुट चाहिए, अपन चाहते हैं कि बाहर हमारे प्रोडक्ट की तारीफ हो, तो हमें अच्छा रॉ मटेरियल, स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा जिसकी मदद से हम एक स्टैंडर्ड आउटपुट बना पाए। ओके, अब स्टैंडर्ड डज नॉट मीन ओनली क्वालिटी। केवल क्वालिटी मतलब नहीं है बहुत अच्छा क्वालिटी है तो ये स्टैंडर्ड नहीं। स्टैंडर्ड का एक और मतलब है, ठीक है, स्टैंडर्ड डज नॉट मीन ओनली क्वालिटी स्टैंडर्ड बट इट ऑल्सो रेफर्स टू सेटिंग अप स्टैंडर्ड फॉर साइज, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने शू का साइज बोला, तो शू का साइज 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ये स्टैंडर्ड हो गया। वैसे ही टाइप, वेट, मेजर, क्वालिटी। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज पैकेट में आती है वो 1 kg 2 kg में आए तो ये स्टैंडर्ड है। 1.025 kg ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो यहां पर अपन को स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, हमें ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंडर्डाइजेशन का? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है लक्ष्य। स्टैंडर्डाइजेशन करने के पीछे लक्ष्य क्या है हमें वो देखना पड़ेगा। To reduce a given line of product of fixed type, size and characteristic, ठीक है। जैसा अमेरिका की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, उसने क्या करा, उसने अपनी वैरायटी को 2000 से 200 पे ला दिया। मतलब वो पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी और वो पहले 2000 वैरायटी के पेपर बनाती थी, ठीक है, 2000 वैरायटी के पेपर बनाती थी। उसने सोचा कि नहीं, मैं स्टैंडर्डाइजेशन लाऊंगा अपने प्रोडक्शन में, ठीक है। तो उसने स्टैंडर्डाइजेशन लाया, उसने जो टाइप्स हैं, ठीक है, उसने जो टाइप्स से उसको कम कर दिए। 2000 टाइप से उसको केवल कितना कर दिया? केवल 200 टाइप कर दिया, ठीक है। मतलब वो 2000 टाइप के पेपर बनाता था पहले वो कंपनी, अब वो केवल 200 टाइप के पेपर बनाती है, लेकिन फिर भी उसने पॉजिटिव रिजल्ट लेके आया, उसने सक्सेस अचीव करी, ठीक है। तो टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फिक्स्ड टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक, टू अलाउ इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट। ये इसका बात समझना, एक कंपनी है, उसकी सपोज ब्रांच 1 है, ब्रांच 2 है, ब्रांच 3 है, ठीक है। ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, तीनों जगह स्टैंडर्ड मेंटेन होते हैं, तीनों जगह स्टैंडर्ड मेंटेन होते हैं और एक ही स्टैंडर्ड से, ठीक है, एक लेवल का ही स्टैंडर्ड है, वो ही तीनों जगह उसी के बेसिस पे प्रोडक्शन होता है। तो अब इससे होगा क्या? इसका प्रोडक्शन, इसका प्रोडक्शन, इसका प्रोडक्शन बिल्कुल सेम है, ठीक है। ब्रांच 1 में सपोज सामान नहीं बिका तो ब्रांच 2 में सामान बिक जाएगा,
ठीक है। ब्रांच 2 में अगर ज्यादा एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल है, ठीक है, ज्यादा आउटपुट है, तो वो ब्रांच अपन 3 में कर सकते हैं। ये कब हो पाएगा? जब अपन स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करेंगे, मतलब एक बेस पर, ठीक है, एक बेस पर तीनों का जो आउटपुट होगा वो बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। जैसे जो शू साइज अगर मैंने बोला तो 6, 7, 8, 9, 10, तो ये सभी ब्रांचेस एक जैसे आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आउटपुट सेम है तो वो ब्रांच 1 से बिके, ब्रांच 2 से बिके या ब्रांच 3 से बिके, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इंटरचेंजेबिलिटी, टू अलाउ इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट और ब्रांच, अलग अलग ब्रांच या डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने में या उसको डिस्पोज करने में मदद मिल जाती है, ठीक है। टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड, स्टैंडर्डाइजेशन से एक बहुत बड़ी चीज अचीव होती है, क्वालिटी, ठीक है। अगर तुम्हारा सामान क्वालिटी का है, भले ही अगर थोड़ा बहुत कॉस्टली भी है, तो भी कस्टमर अगर उसको एक बार खरीदेगा तो दूसरी बार उसको जरूर ट्राई करेगा, ठीक है। टू सेटअप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑफ मैन एंड मटेरियल, ठीक है, मैन एंड मटेरियल के स्टैंडर्ड सेट करना, ठीक है, कि कौन कितने समय में कितनी जॉब करेगा, कौन को कितने समय में, मतलब यहां पर जैसे काम को लेके भी स्टैंडर्ड हो सकता है। एक वर्कर को 10 मिनट के अंदर वो पर्टिकुलर यूनिट प्रोड्यूस करना है, तो ये उसका स्टैंडर्ड टाइम हो गया, ठीक है। इसके लिए अपन वर्क स्टडी का भी यूज करते हैं, वो अभी अपन आगे पढ़ेंगे। फैटिग स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, इन तीनों का यूज होता है स्टैंडर्डाइजेशन सेट करने के लिए। मैन का वो अपन आगे देखेंगे। लेकिन अभी यहां पर ये समझ आना कि स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एक तो क्वालिटी कंट्रोल होता है और दूसरा जो वेस्टफुल है ना, सिंप्लीफाई करना, मतलब क्यों कॉम्प्लेक्स रखे, क्यों हम शू के साइज या क्यों हम कोई भी ऐसे क्वांटिटी 1.025 kg ऐसी रखे, हम सिंप्लीफाई क्यों ना कर दे। हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, उससे रॉ मटेरियल भी कम लाना पड़ेगा, ठीक है, मशीन्स भी कम लाना पड़ेगा, ठीक है, और लेबर भी कम लगेगा। तो जब ये सारी चीजें सिंप्लीफाई हो रही है तो हम क्यों ना इस प्रिंसिपल का, इस टेक्निक का यूज करें, ठीक है। तो एफडब्ल्यू टेलर यही कहना चाह रहे थे कि ऐसे 10 वैरायटी, मतलब बहुत सारी अननेसेसरी वैरायटी प्रोड्यूस ना करके स्टैंडर्ड वैरायटी प्रोड्यूस करो, जिससे प्रोडक्शन बढ़े। प्रोडक्शन भले क्वांटिटी कम है, ठीक है, क्वांटिटी कम है, लेकिन हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये चीज एफडब्ल्यू टेलर चाहते थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है, नेक्स्ट टेक्निक है। अपन टेक्निक पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। 5 टेक्निक्स अपन को पढ़नी है एफडब्ल्यू टेलर की। उसमें से फर्स्ट अपन ने पढ़ ली फंक्शनल फोरमैनशिप, फिर दूसरी अपन ने पढ़ी अभी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। थर्ड टेक्निक डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ठीक है। जब अपन ने एफडब्ल्यू टेलर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करा था, तब भी एक वर्ड आया था वहां पे, पीस रेट सिस्टम, जिसके लिए एफडब्ल्यू टेलर को जाना जाता है। तो वो बहुत सही सिस्टम है, ऑलमोस्ट हर कंपनी इसका यूज करती है अपने लेबर से, अपने वर्कर से ज्यादा काम करवाने के लिए, ठीक है, मतलब उनमें एफिशिएंसी लाने के लिए। बात करते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं एफडब्ल्यू टेलर इस टेक्निक के द्वारा। इट एम्फेसाइज ऑन पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज, ठीक है। एफडब्ल्यू टेलर क्या कह रहे हैं कि आप पर डे वेजेस पर लेबर को मत रखो, आप चलो ठीक है रख भी रहे हो तो आप उनको एफिशिएंट इनएफिशिएंट के कैटेगरी में डिवाइड करो। मतलब कि आप वेजेस उनको एफिशिएंट और इनएफिशिएंट कैटेगरी के बेसिस पर, जो एफिशिएंट एम्प्लॉइज है उनको ज्यादा वेजेस, जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज है उनको कम वेजेस, ठीक है। तो ये चीज से बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है। कैसे, देखते हैं। दिस टेक्निक एम्फेसाइज ऑन पेइंग डिफरेंट वेजेस डिपेंडिंग अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के बेसिस पर अपन डिफरेंट वेजेस पे करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा वेजेस, फॉर एग्जाम्पल एक लेबर है, उसको 10 यूनिट प्रोड्यूस करने को बोला है, उसने 12 यूनिट प्रोड्यूस करके दिखाई, उसने अपनी एफिशिएंसी दिखाई, तो क्या उसको रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए 2 एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए? यही चीज एफडब्ल्यू टेलर बोलते थे कि एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉय विल मोटिवेट देम टू रिमेन एफिशिएंट, ठीक है। अपन ने बोला 10 यूनिट और उस वर्कर ने 12 यूनिट प्रोड्यूस करके दे दिया अपन को,
तो क्या वो क्षमता नहीं रखता ज्यादा प्रोड्यूस करने की? अगर वो रखता है, 2 यूनिट वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके लिए उसको एक्स्ट्रा वेजेस दो, ताकि अगले दिन दोबारा से वो 2 यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करे। ठीक है, वो मोटिवेटेड रहेगा। सबसे बड़ी चीज, वो मोटिवेटेड रहेगा कि मेरी एक्स्ट्रा मेहनत के लिए, मेरी एक्स्ट्रा हार्डवर्क के लिए मुझे रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉय विल मोटिवेट देम टू रिमेन एफिशिएंट। ठीक है, इट ऑल्सो मोटिवेट, अब यहां पर वो लेबर भी है जो केवल क्या 10 यूनिट या फिर 9 या 8 ही यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, तो हो सकता है ये चीज इनएफिशिएंट वर्कर्स या इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज को भी मोटिवेट करे कि भाई उसने देखो, उसने ज्यादा प्रोड्यूस करा तो उसको ज्यादा वेजेस मिला है, तो हम भी कल से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो हमें भी ज्यादा वेजेस मिलेगा। तो इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज भी यहां पर मोटिवेट होंगे। ओके, इट ऑल्सो मोटिवेट इनएफिशिएंट एम्प्लॉय, इनएफिशिएंट एम्प्लॉय को भी मोटिवेट करता है टू कम इन कैटेगरी ऑफ एफिशिएंट एम्प्लॉय। मतलब जो लेबर कल 8 और 9 प्रोड्यूस कर रहा था, वो आज कोशिश करेगा कि मैं भी 12 प्रोड्यूस करके दिखाता हूं, ताकि मुझे भी ज्यादा वेजेस मिले। ठीक है, व्हेन वेजेस इज गिवन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। ठीक है, जब वेजेस को नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस के हिसाब से दिया जाता है, इस केस में प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। इस केस में प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब आप यूनिट के बेसिस पे वेजेस दे रहे हो, तो जितनी ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस होगी उतने ज्यादा वेजेस होंगे। तो लेबर, वर्कर्स, एम्प्लॉयज भी ट्राई करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करें। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर है लेबर एम्प्लॉयज के लिए। दिस टेक्निक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर, सबसे अच्छा मोटिवेटर यही है फॉर एम्प्लॉयज टू परफॉर्म एफिशिएंटली, जो एम्प्लॉयज को एफिशिएंटली परफॉर्म करवाता है। टेलर सजेस्टेड दैट कंपनी मस्ट फिक्स अ स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेज फॉर वर्कर्स। ठीक है, एक स्टैंडर्ड टारगेट होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड वेज होना चाहिए वर्कर्स का। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फिक्स कर दिया कि हर वर्कर्स को 100 रुपए पर डे तो मिलेगा। ठीक है, 100 रुपए पर डे मिलेगा, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, वो आएगा, काम करेगा, उसको 100 रुपए पर डे तो मिलेगा। इसके ऊपर से अगर वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करता है तो उसको 20 रुपीज पर यूनिट एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, मैंने बोला कि एक लेबर है, वो 10 यूनिट अगर प्रोड्यूस कर रहा है, 10 यूनिट उसका स्टैंडर्ड टारगेट है, 10 यूनिट अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको 100 रुपए तो मिलेंगे। अगर वो 10 से ज्यादा प्रोड्यूस करता है तो हर यूनिट के लिए उसको 20 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ठीक है, तो इससे होगा क्या, मोटिवेशन आएगा उनमें कि हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, टेलर सजेस्टेड दैट कंपनी मस्ट फिक्स अ स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेज फॉर वर्कर प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेट हो गया यहां पे 100 रुपए, स्टैंडर्ड आउटपुट हो गया सपोज 10। ठीक है, तो अगर 10 प्रोड्यूस करता है, 10 तो प्रोड्यूस हर कोई कर लेगा, तो 10 प्रोड्यूस करने पे उसको 100 रुपए मिलेंगे। अगर 10 से ज्यादा प्रोड्यूस करता है तो उसको 20 रुपए पर यूनिट एक्स्ट्रा मिलेगा। इसके बाद और देयर टारगेट, द वर्कर हु प्रोड्यूस मोर देन स्टैंडर्ड टारगेट। अगर कोई स्टैंडर्ड टारगेट से ज्यादा प्रोड्यूस करके दिखाता है, मतलब 10 से ज्यादा प्रोड्यूस करके दिखाता है, सपोज उसने 12 प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, मस्ट पेड मोर, तो उसको 20 रुपए पर यूनिट ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, एंड दोज हु प्रोड्यूस लेस देन मस्ट पेड लेस, और जो 10 यूनिट से भी लेस प्रोड्यूस कर रहा है उसको कम वेजेस दो। ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, एफडब्ल्यू टेलर जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करा। आप जल्दी से इसको कॉपी करो, अपन फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके।